अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। गैर रत्मी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो हमें मौसूल अभी तक हो रहे हैं। चंद हलकों में हम ये देख रहे हैं कि नून लीग आगे है, चंद में ये एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी आगे है, कहीं पर नेक टू नेक मुकाबला भी है और क्लेम किया जा रहा है दोनों जमातों की जानिब से कि हम ये इंतखाब जीत चुके हैं। लेकिन जब तक हतमी नतीजा सामने आएगा पिक्चर उसी हवाले से क्लियर हो जाएगी। दिन भर मामलात कुछ ऐसे रहे कि नून लीग पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाती रही और पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ामात लगाती रही। दोनों जमातें अपने मुखालिफ पर धांधली के इल्ज़ामात भी लगाती रही हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब ने ख़ास तौर पर हल्का LA-10 कोटली में जो मुबैना तौर पर प्रिजाइडिंग अफसरान और एक पटवारी के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर से जो पोलिंग बैग्स मिले हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि इंतखाब को रोका जाए और बाकायदा तौर पर तहकीकात की जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें पूरा दिन आती रही हैं। पोलिंग का जो टाइम है उसमें भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया था। ये एक थोड़ी सी हैरत अंगेज़ बात इसलिए भी थी कि पोलिंग का वक्त उस वक्त बढ़ाया जाता है जिस वक्त बहुत ज़्यादा रश हो पोलिंग स्टेशन के बाहर। हो सकता है चंद एक पोलिंग स्टेशन पर रश हो, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही थी इतना वोटर जो था वो टर्नआउट के हिसाब से वो देखना होगा कि अब टर्नआउट कितना रहा है और जो पोलिंग का 1 घंटा बढ़ाया गया है वो किस लिए बढ़ाया गया था। इलेक्शन पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर पंजाब से 45 लाख टन और सिंध से 6 लाख टन गंदम गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ये गंदम कहाँ गई है और अगर ये गंदम गायब हो गई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली गई है, तो फिर सवाल ये उठेगा कि पाकिस्तान को फिर अगर ये इंपोर्ट करनी पड़ती है गंदम तो फिर इंपोर्ट बिल पर कितने अरब डॉलर्स का एक दफ़ा फिर टीका लग सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। PTI के एहतजाज के ऐलान के बाद जो पुरानी फ़ाइलें हैं वो भी खुलना शुरू हो गई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले पहला मरहला है इन बात का, आज़ाद कश्मीर का पूरा दिन गहमा गहमी रही और ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाते रहे। नताइज मौसूल हो भी रहे हैं, कुछ हम शेयर कर भी रहे हैं। 92 न्यूज़ के स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। राना साहब, क्या सिचुएशन आपको नज़र आ रही है? नून लीग, पीपल्स पार्टी और IPP तीनों कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने उस दिन कहा था और आपने मैंने लिख लिया था जी। ठीक है, मैंने कहा था पहले नंबर पे मुस्लिम लीग नून होगी, आज रिजल्ट ऐसा ही आ चुके हैं। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी होगी और कुछ हिस्सा तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान को मिलेगा। यहाँ से मिले, आगे से मिले, उन्हें मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे बुरा हाल हुआ है ना, वो हुआ है माज़र से जमात इस्लामी का। अच्छा, जमात इस्लामी की कश्मीर के हवाले से बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं रिज़ल्ट देख रहा था, किसी में 3 वोट पड़े हैं, किसी में 5 पड़े हैं, किसी में 2 पड़े हैं। और उसके बाद आज इस इलेक्शन में आपने एक वो फुटेज देखी, अगर हम अपने स्क्रीन पे वो फुटेज दिखा दें तो नज़र आएगा आपको कि बाकायदा बेल्ट बॉक्स उठा के जी ये अली शान सोनी है जी, एक उम्मीदवार जो हार गए हैं जी, अब्दुल रज़ाक वहाँ पे जीते हैं मुस्लिम लीग नून के, ये तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के हैं, इनका बेटा जो है वो उसमें नज़र आ रहा है, कुछ और लोग नज़र आ रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कि कुछ और पूरे बेल्ट बॉक्स उठाए हैं, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, गाड़ी में रख रहे हैं वो और रख के जा रहे हैं लेके। वो एक हल्का होगा, मतलब उसमें 500 वोट हो, 600 वोट हो, 1000 हो, 5000 वोट हो, ये वो करता है जिससे शक हो कि मैं हार रहा हूँ। उसके बाद आपने एक दिन पहले देखा कि 2 प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर जी पकड़े गए एक शख्स की रहायशगाह से। हाँ जी, ऐसे जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जी उस कलके का तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें आई हैं सामने, लेकिन इस एक इलेक्शन ने मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। नंबर 1 तो जब ख़त्मी नताइज आएंगे, गैर हतमी तो नताइज जब तक सामने आ गए, जब ख़त्मी नताइज सामने आएंगे तो आप देख लेंगे जो बात हमने कही थी, जो आपने लिखी थी, उसी तरह होगा। हाँ, ठीक है। कुछ चीज़ें वक्त से पहले क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद कायम रहेगा? क्या ये भी साकिब साहब का कहना था कि ये सब कुछ GB की तरह होगा, कि जिस तरह GB में हुआ और उसके बाद सारा। मैं आज फिर ये बात कह रहा हूँ कि अब ये GB वाला हिसाब नहीं। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा,
एक बयान के बाद फौरी तौर पर MQM पाकिस्तान कहती है जी हमने अपने सारे उम्मीदवार विदड्रॉ करा लिए मुस्लिम लीग नून के हक में। हाँ जी। उसके बाद MQM जो है वो कराची में किसी और के खिलाफ नहीं, वो कराची में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐलान करती है, खुल के सामने आ जाती है। और आज के सारा दिन आप नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू सुन लें जी, आप इनके दीगर रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन लें, शर्जील मेमन साहब की गुफ्तगू सुन लें, तो आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगा ये सब कुछ GB के इलेक्शन में नहीं था। कश्मीर का इलेक्शन पाकिस्तान की सियासत से बड़ा गहरा जुड़ा हुआ है। GB के इलेक्शन में कोई गाड़ियां बसें नहीं पहुंची जी, वहां पर दूसरी चीजें नहीं पहुंची, वहां पर तकरीरें जरूर हुई हैं, वहां पर मरियम नवाशी साहिबा नहीं गई। ये बात आप जहन में रखिएगा। वहाँ पर वफाकी वज़रा गए ज़रूर है, लेकिन इस तरह नहीं, वो दोनों तरफ से। मियाँ साहब ने भी ऐसा कोई जलसा नहीं किया वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि किसी वक्त भी आपको आवाज़ आनी है कि टूट गई तरह का करके। अच्छा, उसकी बड़ी क्लियर और वाज़ेह है। मैंने आज पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा से, बड़े सीनियर रहनुमा से भी प्रोग्राम से पहले बात की। मैंने कहा जी क्या बनेगा, फिर उसी तनख्वाह पे काम करना है? तो उसने कहा जी इस्तीफ़ा दे देंगे, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने कहा जी अगर क़यादत उसी तनख्वाह पे जाती है तो ज़हन में रखें हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हम काम नहीं करेंगे, अच्छा, हम बाहर निकल जाएंगे। मैं कहा बड़े सीनियर आदमी है ये, आप क्या बात कह रहे हैं? उसने कहा अब लोग हमें गाली निकालते हैं, पेट्रोल के बाद गंदम, उसके बाद दीगर चीज़ें। उसने कहा ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, लोग अब आम आदमी समझ चुका है कि हम इनका हिस्सा है। उसने कहा उसके बाद हमारे खिलाफ हमारे ही सूबे में सब कुछ हो रहा है, MQM कर रही है तो हमारे खिलाफ कर रही है, और MQM किसी के हक में दस्तदार हो रही है तो वो मुस्लिम लीग नून के हक में हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमें बिल्कुल टाइट किया जा रहा है। तो फिर हमें अब फैसला करना है, अगर ऐसा नहीं फैसला करेगी तो मैं कम अज़ कम, उसने कहा मैं और मेरे कुछ साथी रिज़ाइन दे देंगे। ये मैं लफ्ज़ आपको कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि पहली बार ये थोड़े से सीरियस है। और आज के दिन में कि जो है आप क्या समझते हैं कि इस डिवीज़न के रिजल्ट के बाद आप ये तवक्को रखते हैं कि अगले रिजल्ट तब्दील होंगे या अगर रिजल्ट में कोई चेंजिंग होगी? नहीं होगी चेंजिंग। तो ये होता है, याद करें कौमी असम्बली के इलेक्शन होते थे तो सूबाई असम्बली के इलेक्शन की पहले ही तय हो जाती थी, पता हो जाता था क्या बनना है। जिसको टिकट मिल गया वो जीत गया, समझें, जिसने कौमी असम्बली में मार लिया मार्का, तो ये होता था। तो ये इलेक्शन आज के हैं, ये इलेक्शन तो जाएंगे, आज का दिन गुजर जाएगा, फिर अगला मरहला, फिर उससे अगला मरहला, लेकिन फिर उससे अगला जो मरहला है उसमें क्या कहीं ऐसा ना हो कि कोई सियासी जमात बाईकाट करके निकल जाए, ऐसा ना हो कि कोई सियासी जमात जो है वो किसी और तरफ निकल जाए। अगर आज वहाँ पर ये एक खौफनाक काम हुआ है कि पीपल्स पार्टी के एक कारकुन की शहादत हुई है, तो अगले इलेक्शन में आप क्या समझते हैं मरहले में क्या ऐसा नहीं हो सकता? इससे भी ज़्यादा हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। अल्लाह करे कुछ भी ना हो, अल्लाह करे कश्मीर को जो नज़र लगने की कोशिश, मेरा कश्मीर मेरा पाकिस्तान है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक ही नारा हमने सीखा है, एक ही नारा है। इससे आगे अगर कोई कहे कि कुछ और नारा है वो नहीं हो सकता, ना कोई कश्मीर को पाकिस्तान से अलहदा करवा सकता है, बल्कि हम तो इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर भी लेंगे क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है ना। तो ये इलेक्शन तो हो गए हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ मेरी साकिब साहब से ना आप कोई अच्छी सी शर्त लगवा दें। अच्छा, आप बीच में बैठ के कोई शर्त लगवा दें, या मैं खिला दूंगा अच्छा सा खाना साकिब साहब को, या साकिब साहब खिला देंगे। साकिब साहब ऐसे खिलाते रहते हैं, तो साकिब साहब को हम दावत देते हैं ना लाहौर की कि साकिब साहब जो भी बताई जो इस दफा मौसम जो है ना, मौसम जो है खाली अबर आलूद नहीं होगा, बड़ी मूसलाधार बारिश होगी। अच्छा साकिब साहब, मूसलाधार बारिश देख रहे हैं। राना साहब, आप ये जो आज इंतखाब हुआ है, पोलिंग हुई है, और जो तनकीद पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे खुसूसी तौर पर किया, और नून लीग की भी जो सीनियर लीडरशिप है, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी बड़े बयान दिए हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिए हैं, तो ये मामला कहीं दूरियों की जानिब तो नहीं बढ़ रहा? अच्छा अब्दुल साहब, एक तो जो हम कश्मीर इलेक्शंस पे बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इलेक्शन कमीशन है आज़ाद कश्मीर का, उसकी वेबसाइट पे जो अपलोड हो रहे हैं नताइज, तो यकीनी तौर पर वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ही हैं, लेकिन वो आप ये कह सकते हैं कि मुस्तनद तरीन नताइज हैं। तो उसमें मेरे सामने जो चार्ट मेरे सामने मौजूद है, इसमें 6 जो नशिस्तें हैं उस पे मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है और 4 पे पीपल्स पार्टी जो है वो लीड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो प्लस माइनस इस तरह जा रहा है। और इसमें जो साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के अनवारुल हक साहब, वो भी हार रहे हैं। अभी हो सकता है उनके हल्के में नताइज पूरे आ चुके हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे अभी यही है कि जी, तो ये जो है वो सिचुएशन है वहाँ पे। आज जो इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में पहले की बनिस्बत आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टर्न आउट या लोग जो है वो कम निकले या इस तरह की सूरत हाल रही। बाकी जो आपने बात की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, जीबी में आपने देखा कि वहाँ पे बहुत बार ज़्यादा बयानबाजी हुई। फिर जीबी में जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, जब नताइज आए उसके अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन, तो उनकी जानिब से एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जब कुछ हलकों के नताइज रोक लिए गए थे या नताइज जारी नहीं हो रहे थे या कोई इश्यूज़ आ रहे थे, तो उससे उनको लगा कि उनका मैंडेट जो है वो चोरी हो रहा है। तो उस पर बड़ा एहतजाज भी हुआ। आपको पता है बजट इजलास का बाइकॉट करने और इस तरह करके बड़ी चीज़ें हो गई थी। और उसके बाद फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर यह कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत दे दी, और सारा कुछ मामला ठीक ठाक हो गए, कोई आगे चीज़ नहीं हुई। फिर आता है मामला जो ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस का। तो आपने देखा कि जो टोन है वो जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो तो मतलब वो उनकी टोन तो बहुत सख्त है, तो अल्फाज का चुनाव भी बहुत सख्त कर रहे हैं। तो लेकिन मुस्लिम लीग नून अगर से थोड़ी सी दिफाई पोजीशन में, ये राना सनाउल्लाह साहब, साद रफीक साहब ने थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन वो भी बाद में थोड़े से डिफेंसिव हो गए। तो नवाज शरीफ साहब ने जो बात की वो पते की है, और उन्होंने बिलावल साहब को कहा कि ये तलखियाँ हो जाती हैं, ये इस तरह की बयानबाजी हो जाती है। तो उससे मुझे एक तासुर वैसे ये मिला कि चले नूरा कुश्ती तो हमने सुना था कि ठीक है यार, जीबी इलेक्शन है, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन है, हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, बाद में बैठ जाएंगे। लेकिन ये बता के उन्होंने किया है कि यार ये कुछ नहीं समझना आपने, मैं जो भी कर रहा हूँ आपने इसको ज़्यादा जो वो नहीं लेना उस पर। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर जो लग रहा है, जो फिजा बन रही है, जो सूरत हाल बन रही है कि मुस्लिम लीग नून बेशक इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी आज़ाद कश्मीर में, तो चीज़ें स्मूथली चलेंगी। जो डेड लॉक आना है, जहाँ पे इशू आना है, वो वही है 18वीं तरमीम, वही है सूबों की जो बात है, वही जो MQM जो है वो अब थोड़ा सा खुल के आई है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो वो डेड लॉक वहाँ पे आना है। इस बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला इन दोनों पार्टीज के दरमियान। हो गया जी। आज हमने एक और चीज़ जो देखी, वो फ़र्क ये था कि नताइज जो मुकम्मल होने से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कोई मीडिया पेरेंट्स कोई लीडर आके देता है जमात का सबसे बड़ा, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक वो मामला था कि जब नून लीग ने आके ऐलान कर दिया था कि हम जीत गए हैं, तो आज बिलावल साहब आए थे और बिलावल साहब ने आके कह दिया था नताइज मुकम्मल होने से पहले ही कि थोड़े बहुत जो हैं ये इंतखाबात मुतनाज़ा हो चुके हैं और कुछ फ़ैसले ऐसे हुए हैं जिन्होंने मामलात को मुतनाज़ा बनाया है। तो यानी कि पीपल्स पार्टी शायद एक्सपेक्ट कर रही है कि मामलात उनके हक़ में नहीं जाएंगे, और शायद वो एक्सेप्ट भी ये चीज़ कर रहे हैं। राना साहब, अगर इस पर आप कमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए। गंदम वाला मामला भी है, वो भी मैंने डिस्कस किया। में रखिएगा एक बात, जो जीबी का इलेक्शन था उस वक्त बजट था, ठीक है, तो बजट की मंजूरी होनी या ना होनी पर शहबाज शरीफ साहब जी कर दिया था, इजलास में नहीं आना। अब जो काम वो समझते हैं ना कि नहीं होना, यानी पीपल्स पार्टी को जिसके मतलब लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खरी हो जाएगी, इस बात पे मान जाएगी कि आप सूबे ना बनाएं, हम बाकी चीज़ें मान लेते हैं, सूबे दे बनने जे। मैं ये पंजाबी में आपको बता रहा हूँ, लफ्ज़ ना ये तो हूँ नहीं बनने जे। अच्छा। वो जिस तरह हमारी एक वज़ीर ने कहा ना, लिता जे फेर, तो इसी तरह होने चाहिए, सूबे बनने ही बनने, और सूबे बनने हैं। आप देख लीजिएगा, ये जो फ़ज़ा बननी है ना वो सूबों के लिए बननी है, और सूबे बनने भी चाहिए, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? ठीक है, सूबे बनने हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ जब सूबे बनने हैं तो किसी ने अपनी सियासत बचाने के लिए सियासी शहीद होना है, इस बात को ज़हन। चलें ये देखेंगे कि फ्यूचर में ये क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन जो अभी तक के मामला हैं उसमें नून लीग आगे नज़र आ रही है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की बात करें तो वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है, और कुछ मिला जुला रुझान हमें नज़र आ रहा है। कहीं पर पीपल्स पार्टी आगे है, कहीं पर नून लीग आगे है, लेकिन
आज का जो पूरा दिन गुजरा उसमें एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार होती रही, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। एक हल्का 10 जो है उसमें तो ये भी कहा गया नून लीग की जानिब से कि यहाँ पर री इलेक्शन किया जाए, यहाँ पर पोलिंग रोकी जाए, और ऐसे ही कुछ चीज़ें जो थीं वो सामने आ रही थी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी। अब दोनों जमातें क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? आज का जो पोलिंग डे था उनकी नज़र में कैसा रहा? टर्नआउट उनकी नज़र में कैसा रहा? ऐसा ही टर्नआउट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर पीपल्स पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? अब पोलिंग हो चुकी है, जिस वक्त पोलिंग हो जाती है वैसे जो जमातें होती हैं उनको समझ लग जाती है कि आज पूरा दिन एक्चुअली हुआ क्या है, हमारा कितना वोटर निकला है, दूसरे का कितना वोटर निकला, टर्नआउट कैसा रहा। आप सर क्या समझते हैं, टर्नआउट बेहतर था, जो एक्सपेक्ट कर रही थी पीपल्स पार्टी वैसा ही था, और अब आप क्या नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हतमी नतीजा सामने आ जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि इलेक्शन से पहले जो हम एतराज़ात कर रहे थे वो तो अपनी जगह पे है, मौजूद है, मगर आज के दिन में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने हमारे कारकुन को शहीद और 3 को जख्मी किया है एक पोलिंग स्टेशन में। ये शेराज अहमद शराजी है, कोई जर्नलिस्ट वहाँ का, अभी किसी और चैनल में मेरे साथ है, वो बता रहे थे कि वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन में मसला अफराद घुस के पूरा पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स उठा के ले गए। दूसरी जगह पे वहाँ पे उन्होंने सब तोड़ फोड़ कर दिया है। कादिर खान मंदोखेल साहब, कश्मीर का वज़ीर आज़म किस जमात से था और वज़ीर आज़म कौन? मेरी बात सुन लेना। वज़ीर आज़म कश्मीर आपकी जमात से था ना? अपोजिशन चले, अपोजिशन तो नहीं, हुकूमत के इत्तेहादी मान ले, जैसे भी इत्तेहादी आप थे ना। आपने कोई ऐसा, आपके वज़ीर आज़म ने कुछ कहा हो कि ये इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, इसे फारग कर दो? कोई एक जगह देखिए, किसी के माथे पे तो नहीं लगा हुआ है। पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब इमरान खान के नॉमिनी है, और फिर सबसे ज्यादा उनके लिए आदमी की नियत में और फतूर में को पता तो नहीं चलता है। तो दूसरी बात यह है कि आप जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म पिछले 5 महीने से हमारा है और मुतफ़क़ा तौर पर नून लीग पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो है ना वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वहाँ जो वज़ीर आज़म होता है वो कंटिन्यू करता है टिल अगले वज़ीर आज़म तक, निगरान हुकूमत नहीं होता है। तो क्या उसके अंदर ये सब कुछ है? उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और आप मुझे एक बात बताओ कि आज डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने एक नोटिस जारी किया है, उन बसों को अपनी तहवील में लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सत्तू के बेटा है, मजाल ऐसे कोई एक्शन लिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें, वो वज़ीर आज़म अपनी जगह पे, उसका कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है। अगर उसका किरदार होता तो सबसे पहले मैं कहता हूँ स्टेज से मरियम नवाज को गिरफ्तार करा जाता। उस सबसे पहले मरियम नवाज को शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ समेत गिरफ्तार करा जाता कि आप क्या ड्रामा मचा रहे, सिटिंग वजीर आला है, सारे वफाकी वजीर आके और क्या ड्रामा मचाया, ये बसें ले लो, ये ले लो। वो भाई कोई खुदा का वास्ता, कोई कानून को आइन का भी। और आज हमारे कारकुन को शहीद किया और जिस तरह से उन्होंने एक बदमाशी गुंडागर्दी का जो एक सबका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो राणा साहब आपके सामने, क्या इसके ऊपर भी ना बोले? मैम पहले भी बोलते आ रहे थे, लेकिन आज के दिन तो उसी भी हमने इंतजार कर दिए। अब अल्लाह खैर करे कि अगले। और फिर मैं एक बात वो बता दूं कि माजी में पाकिस्तान में भी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अलग अलग होते थे। बाद में यह फैसला हुआ था कि कौमी असम्बली सूबाई के ऊपर असर पड़ता है, एक दिन कर दिए है। तो कश्मीर का जो इलेक्शन 3 फेज में क्यों किए? ये जवाब बना के कि एक्शन कमेटी वाले अफरा तफरी न करे, हमारे पास फोर्सेस कम है। या मुझे एक बात बताओ तो इस कश्मीर कास्ट का क्या नुकसान ख्वाजा आसिफ ने नहीं पहुंचाया, जहाँ कहा है कि रौला कोट वाले कश्मीरी नहीं है? क्या राना सल्ला ने नहीं कहा है कि जो उनका मुतालबा नंबर 3 है कि ये माजरीन की सीटें ख़त्म करो, कहता है ये तो हमारी जेब में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तारीख याद रखेगी। पश्तो में एक कहावत है साल के बारे में कि ए साल मैं तो तुम्हें गुजार लूंगा, जिस तरह भी हो लोग तुम्हें अच्छा नहीं करेंगे, कहेंगे। जिस तरह जीपी के इलेक्शन में लोग याद रखेंगे हमेशा, इस तरह ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी लोग याद करेंगे कि क्या यहाँ पर ड्रामा हो रहा है। साकिब साहब, अच्छा मंदोखेल साहब ये बताइएगा सर कि एक तो आपने पता नहीं नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत है उनको डराया हुआ है। वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहीं बयान तो दे दिया कि पीपल्स पार्टी ने पता नहीं कितनी करप्शन की है। फिर जब उनसे तफसीलात मांगी गई तो वो बुरा मना गए। तो फिर साद रफ़ीक साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट दी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया उनको।
तो आप लोग वैसे पीपल्स वो जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत या उनको बड़े आड़े हाथों तो लेते हैं, लेकिन वो जो है वो कम से कम ही जवाब देते हैं आपको, क्या वजह है? और दूसरी सर ये बताइएगा, आपने एक पूरी चार्जशीट हमारे सामने पड़ी है अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, GB इलेक्शन के हवाले से, लेकिन लोग आपके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वो यही कहते हैं कि बस ये जो है वो इन्होंने पहले GB में भी एक दूसरे को जलसों में सुनाई और अब आज़ाद कश्मीर में भी सुना ली, बाकी ये हैं इकट्ठे ही। साकिब बशीर साहब, आप मुझे एक बात बता दें, जब JB के इलेक्शन में सबसे बड़ी अपोजिशन वो बाइकाट कर ले तो हम ही लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ? कौन लड़ेगा? मुझे एक बात बताने। या तो इलेक्शन ही नहीं कर रहा है, सबसे पहले ऐलान कर दे कुरानबाजी के जरिए, ये तो नहीं हो सकता है, प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा सारी चीज। लेकिन सवाल जो आपने राना सनाउल्लाह किए, राना सनाउल्लाह है चाबी की खिलौना, ये और मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी। हमें ये बू आ रही है कि 2-3 दिन से 18वीं तरमीम, 29वीं, 31वीं, 33वीं, आमिर मीर का बयान आपने भी सुना होगा, देखा होगा। ये वो खिलौने की वो चाबी की खिलौने है, जहां उसको चाबी घुमाते सामने दीवार से ठक के अपना सर खुद टकराते थे। तो सवाल ये कि मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह को ये चीज हुआ है कि उसने गलत किया है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको माफी नहीं मिलेगी इस बात की। और अभी ये इलेक्शन जरा गुजरने तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे इनके सारे जो गंदे कपड़े हम चौक पे लटकाएंगे। नहीं, ये कपड़े तो बड़ी दफ़ा लटकाने की बात हुई। मंदोखेल साहब कहें तो हम कोई 100 के करीब, कम से कम 100 के करीब बड़ों के जो शॉट हैं वो निकाल के सामने रख सकते हैं। इस दफ़ा वाकई आप जेन्युइन कुछ करने जा रहे हैं या प्रोग्राम की हद तक है? देखिए राना साहब, आप क्या कहना चाह रहे हो अब वो बताते हैं, हम वही कर लेते हैं। नहीं, आप हमारे कहने नहीं, हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ना कि इसके बाद देखिएगा। मैं उसी बात के जरूर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो चाहते हो बता दो, मैं क़यादत को आगे पहुंचा दूंगा आपकी कि भाई राना साहब कहते हैं नहीं, आप आपकी बात कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं कि वो ऐसा गलत कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। तो अगर आप वो गलत कर रहे हैं तो फिर आप जो है इलेक्शन के बाद नहीं बोलते। देखिए मैं एक चीज बताऊँ आपको, इसका जवाब भी आप मेरे तबीयत का आपको अच्छी पता है, मैं खुली डुली बात करता हूँ। अगर 2024 के इलेक्शन की तरह ट्राइका बना, जो कि 2 पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकते थे, तो आपके सामने सूरत हाल है। अगर GB के इलेक्शन ट्राइका बन के और एक टंगा पार्टी को 4 सीटें दिए, जो हमारी मजबूरी थी, उसके बगैर हम हुकूमत नहीं खड़े कर सकते थे। और अगर कश्मीर के इलेक्शन भी इसी तरह बना के ट्राइका या इस तरह बना के 2 पार्टी मिल के हुकूमत नहीं बना सकते इसके बगैर, तो आप ये समझ लो ये हमारी सियासी मजबूरी तो हो सकती है। लेकिन अगर नहीं है सियासी मजबूरी तो आप मशवरा दे देकर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, मंदोखेल साहब इख्तियार वली खान साहब ने हमें कर लिया, उनसे ये मशवरा ले लेते हैं, शायद वो कुछ बेहतर मशवरा दे सके। इख्तियार वली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर खान मंदोखेल साहब भी सर हमारे साथ हैं। आप पहले तो ये बता दीजिएगा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आज़ाद कश्मीर का जो पहला मरहला है इंतखाबात का, नून लीग कितनी सीटें निकाल पाएगी? आज का जो दिन रहा उसमें पीपल्स पार्टी, अभी भी मंदोखेल साहब बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी आप पर इल्ज़ामात लगा रही है और आप लोगों की जानिब से पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। तो सर क्या सिचुएशन है, क्या आप तक खबरें पहुंच रही हैं, कितनी सीटें आप लोग निकाल लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जो नताइज अभी तक आ रहे हैं और जहां से आ रहे हैं तो उसमें तो नून लीग के उम्मीदवार हर जगह पर आगे चल रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि नून लीग वहां पर इलेक्शन जीत रही है। और कुछ कमी अगर रह गई है, कोई शक शुबा था, तो हमारे जो बहुत प्यारे दोस्त साथी हैं, इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उनका शोर शराबा जो है वो भी हमें बता रहे हैं कि मेरे ख्याल में हम कुछ ज्यादा ही आगे हैं। और सीटें कितनी हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अक्सरियत के साथ हम जीत लेंगे इंशाल्लाह। और हमारे इत्तेहादियों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छी कैंपेन खेली, बहुत अच्छा कैंपेन किया, लेकिन मेरे ख्याल में इस बार हमने उनसे बेहतरीन कैंपेन किया। जो गुज़श्ता GB वाला इलेक्शन था उसमें इन्होंने हमसे बेहतर कैंपेन की थी और ये इलेक्शन जीत गए थे, फिर हमने इनको मुबारकबाद भी दी। और आज इस बार हमारा इलेक्शन कैंपेन इनसे बेहतर था। और दूसरा, वहां पर कश्मीर का जो मामलात हैं वो सेंसिटिव एरिया है और वहाँ के मखसूस हालात जो हैं वो पाकिस्तान के दूसरे सूबों के साथ उसकी तरह इलेक्शन नहीं लिया जा सकता।
वहां पर मेरे ख्याल में हम सबको मिलकर चलना होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक जॉइंट एजेंडा बनाकर, क्योंकि कश्मीर एक एक इंतहाई सेंसिटिव एरिया है और वहां पर जो हाथ मुलविस हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो बहुत ज्यादा अंदाजा हो गया, बिकॉज ये तो अभी तक आज तक वहां पर इनके वजीर आजम बैठे हुए हैं, तो इनको मालूम है कि वहां पर कौन से बैरूनी हाथ जो हैं वो मुलविस हैं और वो क्या क्या चाहते हैं, उनके इरादे क्या हैं। सो इलेक्शन तक जो बयानिए बनाने थे, इल्जामात थे, ये वगैरह वगैरह, इन बातों से अब आगे बढ़े। अब हमने काम करना है, मिलके करना है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि ये वन पार्टी सिस्टम यहाँ पे हो नहीं सकता। पॉलिटिकल जितनी कुव्वतें हैं सियासी, आप इख्तियार वली खान साहब, अभी तो 2 मराहिल रहते हैं, आप तो आज ही उनको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े। अभी 2 मराहिल में आपने कैंपेन करनी है, बाकायदा वो उनके इलेक्शंस होने हैं। तो सर मैंने कब मना किया कि इलेक्शन कैंपेन नहीं करना? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब अभी मीरपुर डिवीजन का रिजल्ट आ गया, तो इस पे आप लोगों ने इतना नाराज नहीं हो जाना कि आप घर बैठ जाओ और मजीद कैंपेन ना करो और आप जो है तो इल्जामात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह शुरू कर दो, और वरना फिर तो वही बात हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में कोई फर्क नहीं है, इमरान खान में और बिलावल भुट्टो में कोई फर्क नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, मैं समझता हूँ, एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी, जो तनकीद भी करते हैं बट विद इन सर्टेन लिमिट ऑफ डिसेंसी, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में करते हैं, और इसी तरह फिर हम भी करते हैं। अच्छा, इलेक्शन खत्म हो गया, फिर एक मेज पर बैठकर फिर फॉर्मूला भी बनाते हैं कि अब मसाइल का हल कैसे निकालना है। सो दिस इज हाउ पॉलिटिकल पार्टीज डू। अगर ये उस तरह नहीं करेंगे, और वो इमरान खान की तरह पहले बोला था आरओस का इलेक्शन, फिर बोलते हैं फार्म 47 का इलेक्शन, तो ये बातें मेरे ख्याल में ये बचगाना बातें हैं। मैं जीत जाऊं तो ठीक है, मैं हार जाऊं तो सब बुरा है, सब गलत है। ऐसी बातों से गुरेज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, और यही हमारी जमहूरियत की इस वक्त जरूरत है। साहब, कादर मंजूर खेर साहब ने कहा है जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो एक कठपुतली हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए था जब वज़ीर आला वहाँ पे हदाब करने आई, उनको एक्शन लेना चाहिए था जब बसें आई, उनको एक्शन लेना चाहिए था बाकी मामलात पे। आप क्या कहेंगे, उसके जवाब में क्या कहेंगे? ये बात इन्होंने जीबी के इलेक्शन में भी की थी, वहां ये इलेक्शन जीत गए, तब कठपुतली का मैं क्या करूं? वो बंदा जिसको आपने कठपुतली कहा, जिस इलेक्शन कमीशन पर आपने उंगलियां उठाई, आपने सवालिया निशान डाल दिए, उसकी छतरी तले आप इलेक्शन जीत गए, वहां पे आपका वजीर आला बन गया है। तो मेरे ख्याल में अपनी जीत के लिए हम दूसरे को अगर जब तक उस पर कीचड़ ना उछालें, उसको गाली ना दें, उसको चोर और डाकू ना कहें, तो शायद मसाला जब तक आप डालते नहीं है तो सौदा बिकता नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब चीजों को बदलना चाहिए। नए दौर का तकाजा ये है कि देयर शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमने इतने स्कूल बनाए हैं, तुमने कितने स्कूल बनाए? हमने इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई है, तुमने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई? हमने इतने अस्पताल बनाए हैं, तुमने कितने अस्पताल बनाए? भाई ये सड़क क्यों नहीं ठीक करते हो? तुम्हारी सड़क पे लोग 5 किलोमीटर का सफर करते हैं, उनको कमर का दर्द शुरू हो जाता है। क्यों नहीं बनाते हो मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज, क्यों नहीं बनाते हो? इख्तियार वाली साहब, ये एतराज़ तो मेरे ख्याल में मुनासिब एतराज़ है कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जाते हैं मुजफ्फराबाद, वो अनाउंस करते हैं, फिर बसेस लाहौर से चलती हैं, मुजफ्फराबाद पहुंच जाती हैं, वहाँ आपकी पार्टी मुहिम चलाती है। फुली मुहिम जब हो जाती है तो चौथे या 5वें रोज़ जाके, पिछली रात को जाके इलेक्शन कमीशन कहता है जी हम बसेस जो है वो जब्त कर रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद हम दे देंगे। तो ये एतराज़ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या आप समझते नहीं है मुनासिब है कि जो कैंपेन हो रही थी तो आपकी जानिब से बसें पहुँचाना और इलेक्शन कमीशन की खामोशी? जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में है वही इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है वो आज़ाद कश्मीर में है। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन का ऐलान करता है तो वो क्या देता है साथ में कि जो पुरानी स्कीमें हैं, ऑन गोइंग स्कीमें हैं, वो चलती रहेंगी, नई स्कीमें नहीं होंगी और नई स्कीमों की अनाउंसमेंट नहीं होगी। ये जो बसों की स्कीम है ये 1 साल पुरानी स्कीम है।
ये राजा फारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादिर साहब और मुश्ताक मनहज साहब, इन्होंने मुतालबा किया था नवाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहिबा से कि आपने पंजाब में शुरू कर ली है, करने जा रही है, तो हमारी ख्वाहिश है कि ये कश्मीर में भी हो। मैंने कहा ये क्या बात है, कश्मीर हमारा घर है, वहां पे भी शुरू कर देते हो। इवन हमने भी कोशिश की थी कि केपी में भी हो, लेकिन उधर को पता है कि मुखालिफ हुकूमत और अजीबुल खलकत लोगों की हुकूमत है, तो वहां पे ऐसी चीजें हो नहीं पाई। तो बहरहाल वक्त आएगा कि वहां भी होगा। तो लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि इट्स ब्राइबिंग। और यार राणा साहब, आप तो बड़े पुराने सहाफी हैं, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पक्की पार्टी, भुट्टो साहब की पार्टी, उसका वोटर इतना कच्चा होगा कि वो 10 बसों में सारा वोट आ जाएगा और वो चला जाएगा कहीं और। मंदोखेल साहब, वोटर इतना कच्चा होगा कि 10 बसें हैं और 10 बसों के बाद वो वोट अपना तब्दील कर लेगा। सर देखिए, पहली बात तो ये, मुझे नहीं पता इख्तियार वली साहब को कानून के बारे में कितना पता है। ऑनगोइंग स्कीमें उनको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक रोड अंडर कंस्ट्रक्शन हो और दौरान इलेक्शन आ जाए, 6 महीने साल लगता है रोड में, तो उसको रोका नहीं जाता है। और ये जो बसें बता रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये कोई फुटेज दिखा सकता है कि ये बसें हमने फलां सन में फलां तारीख में मंजूर कराई थी और ये न्यूज़ है? नहीं बता सकता है। और स्टेज पे खड़े होके ये भी मैं याद दिला दूं, क्या मरियम बीबी ने नहीं कहा कि मियाँ साहब ऐलान करती, मियाँ साहब ने कहा खुशखबरी सुना दे। तो ये खुशखबरी तो अचानक होती है, वो साल पुरानी तो नहीं होते, साल पुरानी तो ऑनगोइंग स्कीम होती है। दूसरी बात, यही बात इख्तियार वली साहब के सारे आप टॉक शो देख ले, जीबी के इलेक्शन में कहते हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे। हमें आज भी इनके ऊपर एतराज है, शहबाज राजा इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। उन्होंने हमारी 18 सीटों से घटा के हमें जाके 9 पे खड़ी कर दी। हमें एतराज है, हमें शीश गुलाम मुस्तफा मुगल के ऊपर भी एतराज है। सत्तू पी के आपने 2 मरतबा सवाल किए कि जो मरियम बीबी ने ऐलान किए उससे कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ये बता दे कि एक्शन ले नहीं सकते, गलत है। ऑनगोइंग स्कीमें तो अलग चीज है। दूसरी बात ये कि वो बसें डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने सीज कर दी है, आज की न्यूज लगी हुई है उसका नोटिफिकेशन में। मगर ये सत्तू पीने वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हराम जो एक्शन किए। आज को खून खराबा पीपल्स पार्टी के कारकुन करके 3 को जख्मी करना, पोलिंग स्टेशन में घुस के गुंडागर्दी से बैलेट बॉक्स उठा के ले जाना, तोड़फोड़ करना, ये इलेक्शन आप कराना चाहते हो? इस तरीके से करना चाहते हो? आपके ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के बयान के बाद तो आपको तो वहाँ मेरे ख्याल में कोई आर मिलना चाहिए, वो जो फलानी चीज उनका आर होता है वो पहनाना चाहिए। और फिर आप कहते हैं हम इलेक्शन जीत रहे। आप इलेक्शन इसी गुंडागर्दी बदमाशी से आप करना चाह रहे थे। देखिए, पीपल्स पार्टी का हमारे बड़ों का क्या लाएमल होगा जब तीसरा फेज होगा। और पहला फेज, ये 3 फेज में भी मुझे एतराज है, इस पर भी नहीं होना चाहिए थे। लेकिन सवाल ये, इन सारी चीजों का हासिल क्या होगा? आपकी पार्टी ने कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाया। हमने 5 जंगें लड़ी है कश्मीर के लिए। आपके ख्वाजा आसिफ और आपके राना सनाउल्लाह ने उनको नुकसान पहुंचाया। आपकी लीडर मरियम बीबी लाहौर में खड़ी हुई थी, मैं पंजाबी हूँ, कश्मीर में खड़े होकर मैं कश्मीरी हूँ। देखिए, इलेक्शन टेक्निक जो है ना, इस हद तक इंसान को नहीं गिरना चाहिए कि वोट के लिए बंदा अपना जो ना वो शजरा ही बदल। ठीक है, इख्तियार वली खान साहब, एक सवाल हमने मंदोखेल साहब से भी किया था, उस वक्त तक आपने ज्वाइन नहीं किया था। सर, अब देखें वो कितनी तनकीद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इतनी सख्त जुबान का इस्तेमाल करती है, नून लीग की तरफ से सर वैसा जवाब ही नहीं आ रहा है। वो तो कहते हैं हमारी मजबूरी है कि इनके वजीर आजम को हमें वोट देना पड़ा था। नून लीग की सर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इल्ज़ामात भी लगाते हैं, सख्त गुफ्तगू भी करते हैं, नून लीग फिर भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही? ये जिस तरह का सवाल आप कर रहे हैं और जिस तरह फुलटा साहब मेरी तरफ फेंक रहे हैं ना, मैं फिर भी इस पे छक्का नहीं लगाऊंगा। सर, वो तो आप लोग नहीं लगा रहे। कादिर मंदुखेल, तो यही सवाल है, नहीं लगा रहा। वरना आपको पता है कि मैं जवाब देने पे आज तो जवाब देना तो मुझे आता है, बहुत बड़ा अच्छा आता है जी जी, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मैं समझता हूं कि आज तक इलेक्शन था, कल इलेक्शन नहीं होगा और हमने आगे चलना है। हमने एक मुल्क में एक जत्थे को, एक ग्रुप को देख लिया कि सियासत का कुर्ता पजामा पहनकर आए थे और वो लोग फिर क्या बन गए, और फिर आज पाकिस्तान की जमहूरियत कहां तक पहुंच चुकी है।
हम तो इतनी सारी चीजें झेल कर आए हैं, इतनी गालिम गलौज सुनकर आए हैं, तो इनकी तनकीद जो है वो ये अगर करते हैं हम उसको वेलकम करते हैं। मैं इनसे फिर कहूंगा इससे ज्यादा तनकीद करें लेकिन दायरे के अंदर करें, उसमें तज़हीक का और बेइज्जती का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वरना डेफिनेटली जब आप मेरी लीडरशिप पर बोलेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि मैं बिलावल भुट्टो पर बोलूं, मैं आसिफ अली जरदारी पर बोलूं। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं आपकी क़यादत की कदर करता। अच्छा इख्तियार वली साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था कि इतने अरब रुपए सिंध के जो हैं। सर जरा मुझे दो जुमले बोल लेने दें, ये अच्छे अल्फाज में, मुझे पता है ये मीडिया पर बिकने वाले नहीं, ये मुझे बोल लेने दें। मैं आपकी क़यादत की कदर करता हूँ, आप मेरी क़यादत की कदर करना सीखें। और ये जो आप कहते हैं ना ये ब्राइबिंग वगैरह, मैं नहीं समझता कि ये ब्राइबिंग है। बेनजीर इनकम सपोर्ट के कार्ड आपने हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से तकसीम किए हैं, हमारी तरफ से उस पर कोई एतराज हमने नहीं किया। आपका इख्तियार था, आप भी हुकूमत में हैं, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, कश्मीर में आपकी हुकूमत है। अच्छा इख्तियार वली साहब, एक तो ये आपने कहा कि बेनजीर इनकम जो प्रोग्राम है उसके पैसे इतने कार्ड इन्होंने तकसीम किए, क्या वो मुस्तहिकीन में नहीं किए? नंबर 1। नंबर 2, जो एक इल्ज़ाम लगाया राना सनाउल्लाह साहब, बड़े सीनियर तरीन आपकी पार्टी के हैं और बड़े अहम शख्स हैं और वैसे ही बात नहीं करते, उन्होंने एक इल्ज़ाम बहुत बड़ा लगाया 2,500 अरब रुपए का। आप उसकी तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं या खामोशी अख्तियार करते हैं? मैंने देखे तीनों ऑप्शन दे दिए ताकि खबर आप ये जो कहते हैं ना खबर ना बने, मैंने इसलिए आपको तीनों ऑप्शन दे दिए। आपने तो 3 ऑप्शन दे दिए, मेरे पास चौथा और 5वां ऑप्शन भी मौजूद है। राना साहब आप क्यों फिक्र करते हैं? बताइए जी। राना साहब वो जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो उन तक है, और वो इंफॉर्मेशन या अगर कोई सबूत है, एविडेंस है या इंफॉर्मेशन है, वो उनके पास है, मेरे तक नहीं पहुंची होती तो आपको पता है मैं बेलाग आदमी हूं, मैं उसका तस्करा कर लेता। तो इसकी वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। दूसरा आपने सवाल किया राना साहब, आपने क्या कहा? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, आपने कहा कि आप इन्होंने वहां पे हजारों लोगों में बांटे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अगर ये मुस्तहिक लोगों को देते हैं हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पैसों को इलेक्शन टूल के लिए इस्तेमाल करना एज अ टूल, ये मेरे ख्याल में ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी उसमें कितने क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, वो वक्तन फवक्तन आते रहते हैं कि कितने घोस्ट लोगों को वो पैसे मिलते हैं जिनका जमीन पे कोई वजूद नहीं होता, कितने लोगों के पास वो पैसे जाते हैं जिनकी सरी से रजिस्ट्रेशन होती नहीं है, कहाँ कहाँ बटते हैं, ये सवालिया निशान उधर लगे हुए हैं। और उस पर हमने इनको अपने रिजर्वेशन बताए हैं कि इन चीजों को दूर होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने ये पैसे कश्मीर में कुछ मुस्तहिकीन को दिए हैं तो हम उसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज नहीं करेंगे। साकिब साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मंदो खेल साहब, आप लोग जो है वो BISP जो है वो एक रेड लाइन बनाई हुई है पीपल्स पार्टी ने, हमें पता है। और अभी जब ये बजट का मामला था तो इसमें भी काफ़ी ले दे हो रही थी कि इतना पैसा जा रहा है और वो मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंच रहा, और जब बात घूम फिर के आती है तो पीपल्स पार्टी पे आती है। तो एक तो ये मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंच रहा, और दूसरा बतौर टूल आप भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये है कि आप भी जो जहां पे आपका हाथ पड़ता है वहां आप कर लेते हैं, मतलब तो यही है। ताकि बशीर साहब मसला ये नहीं है, रेड लाइन हमने बेनजीर का बनाया, हमने BISP का नहीं बनाया। और ये उस अजीम हस्ती के नाम पे है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपनी जान दिया है। और आपको याद दिलाऊं, पिछले असम्बली में जब इस्लामाबाद का पुराना एयरपोर्ट बेनजीर के नाम पे थे, जब नया बन गया तो बाकायदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुतफ़क्का करारदाद हमने पास किए कि नया एयरपोर्ट का नाम भी बेनजीर क्योंकि शिफ्ट हुआ, मगर आज तक नहीं हो सका। यानी ये लोग इतनी मैं कहता हूँ क्या अल्फाज अदा करूँ कि ये सोच में इतनी छोटे दिल के, छोटे सोच के लोग हैं ये कि ये इस अजीम शख्सियत के नाम पे गो कि हमारी चेयरपर्सन है, हमारी बानी है, लेकिन उसके नाम पे है तो जलन हो रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट का 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का, गरीब लोगों का डेटा मौजूद है और 1 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। और अब जाके बजट में 1 करोड़ 20 लाख हो गए।
मेरी अपनी हल्की जहाँ शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल का भी हल्का है, मैंने काफ़ी लोगों का मैंने हर यूनियन काउंसिल में सेंटर खुलवाया, मगर उसमें काफ़ी लोगों के जो ना वो नाम रिजेक्ट हुए हैं। पता चला कि ये कैसे रिजेक्ट हो गए भाई, ये तो गरीब आदमी था, आपके सामने कह रहे नहीं 60 सवाल है। ये सवाल बाकायदा इस्लामाबाद में हेड ऑफिस में कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ टीम बैठी है और वो डिसाइड करती है कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं मुस्तहिक है। अब मुझे बताओ कि 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख लोग सिंध के तो नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान के है। यकीनन पंजाब की आबादी ज्यादा है, पंजाब के लोग ज्यादा होंगे, लेकिन जलन उनको बेनज़ीर के नाम से है, जलन उस अजीम आसिक के नाम से जिसने कुर्बानी दी है। सवाल ये कि ये सारी चीज़ों का अब नवाज शरीफ बेन मरियम बीबी अस्पताल पता नहीं क्या क्या उन्होंने पंजाब में बना लिए है, तो क्या हमें जलन होगी? अच्छी बात है, गरीब के इलाज हो रहे होने दो, लेकिन उसके ऊपर तनकीद करना। और मैं आई विटनेस हूँ, मैं पिछले असेंबली में स्पेशल कमेटी के चेयरमैन था, मेरे पास एक केस आया था, पीटीआई वालों ने बड़ा उछाला था कि एक आदमी ने अपनी बीवी और बच्चों को, यानी उसको खावन जो अफसर है उसका भी रजिस्टर किया है। वो नीलम वादी कश्मीर का आदमी था, मुझे नाम याद नहीं, एरिया मुझे याद है। जब मालूम किया कि भाई आपने जालिम आदमी, आप 15 ग्रेड के यहाँ पे मुलाजिम हो, आपने अपनी बीवी बच्चों को कैसे रजिस्टर किया? उसने बोला खुदा की कसम मुझे नहीं पता था, टीम गई है, मेरे 3 बच्चे और बीवी भी माजूर है और वो पहले से रजिस्टर्ड है, मुझे नौकरी बाद में मिली है। तो पीटीआई ने कहा कि एक अफसर ने अपनी बीवी का नाम भी रजिस्टर्ड किया। ऐसे ये लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे लोग सियासी जो ना वो तनकीद करता है, इनका कोई पता नहीं थी। ये मैं तो आई विटनेस तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन सवाल ये कि राना सनाउल्लाह ने जो बात की है 2.5-3 हज़ार अरब का, तो मैं कहता हूँ कि अब वो एक प्रोग्राम में देख रहा था, वो अपनी बात से पीछे, और अब राना सनाउल्लाह को खड़ा होकर साबित करना चाहिए। राना सनाउल्लाह को शीशे के घर में बैठ के जब ये पथराव कर रहे तो हमारी पथराव का भी इंतजार करे, बड़े क्या इंतजार करे? तो पूरा दुनिया जानती है इनके करप्शन का। मियाँ साहब की मरियम बीबी के हमारे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में नहीं, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो, ये खिलौने की चाबी जो आप बने हो, जो आपने पीपल्स पार्टी की तरफ एमके मौलूना आपने मुंह खोड़ा है, आप 28वीं 29वीं तरमीम जो हामिद मीर ने ये सारा राज फाश किया है, आप उसी तरफ जा रहे हो, पीपल्स पार्टी को मलायन करके, बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऊपर तनकीद करके, सिंध दुश्मनी करके। सिंध को तो एक मोटरवे आप दे नहीं सके, बलूचिस्तान को तो एक को डबल रोड ही दे सके, वहां आपने सेंट्रल पंजाब में जो ना 17 मोटरवे बनाई, हमने तो एतराज नहीं किया, अच्छी बात है, पंजाब भी हमारा इलाका है। लेकिन इतना तासुब जहां 70% रेवेन्यू सिंध से जाता है, वहां एक मोटरवे भी आप नहीं बना सके। शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन के लिए आ जाता है कराची में लड़ने के लिए, एक कतरे पानी का फंड वो नहीं दे सके, एक मैनुअल का ढक्कन वो नहीं दे सके, तो हमें तो फिर ये चीज़ें याद रहेगी ना। बिल्कुल ठीक है। कादर खान मंदोखिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पंजाब से 45 लाख टन और सिंध से 6 लाख टन गंदम गायब होने का इंकशाफ हुआ है, और अगर गंदम बहरान की कहा जा रहा है कि तहकीकात नहीं होती हैं तो दरामदी बिल $1 अरब तक पहुंच सकता है। और गंदम के बहरान और ये जो मुमकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके हवाले से अब सवालात भी उठने लगे हैं। एक आला सतही इजलास में ये इंकशाफ हुआ है। दीगर सूबों से भी अफसरान ने दरियाफ़त किया है कि क्या ये आप लोगों के सूबे में आई है, तो दूसरे सूबे से जवाब ये आया है कि नहीं, हमारे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ख़दशा से यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी का शिकार हुई है। आपको ये हम बता दें कि जो इमदादी कीमत थी हुकूमत की जानिब से रखी गई थी, सपोर्ट प्राइस जिसको कहा जाता है, वो 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई थी। ये मुकर्रर की गई थी, मिली नहीं थी किसानों को। किसान इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो एतराज़ भी करते रहे, शिकवा कुना भी रहे थे। राना साहब, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है हुकूमतों के ऊपर कि ये गंदम अपने सूबे से बाहर नहीं जाने दे रहे, तो अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं पंजाब और सिंध के हवाले से, ये अब कौन सा माफ़ी है जी? देखें, अगर तो चूहे हैं तो चूहों को पसंद है, एक पसंद है गंदम, लेकिन इतनी जो गंदम है वो अगर चूहे खाना शुरू करें, नहीं बड़े चूहे जितने नहीं, जो असल चूहे हैं पहले उसकी तरफ, अच्छा। जो असल चूहे अगर वो खाने शुरू करें तो 8 से 9 साल लगते हैं। अच्छा, पेट बढ़ के भी खाएं, हालांकि पेट बढ़ गया थे लब्दी का खरीज, तो 8 से 9 साल लगते हैं। तो ये 8 से 9 साल का तो काम ही नहीं है, ये तो 1 साल का काम है। अब वो ले गए हैं जो पकड़े नहीं जाएंगे, वो ले गए जो पकड़े नहीं जाएंगे। मैंने एक शख्स से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था
इसी गंदम पे। ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सा अरसा पहले की बात बताता हूँ। किसी वो हसास दायरे का अफसर था, उसने कहा जी हम परेशान हो गए। हम जब गए फ्लोर्स मिल्स पे तो हमने कहा भाई आटा मार्केट से गायब है, गंदम आपको पूरी मिल रही है, तो आप कहाँ लेके जाते हैं? अगर आप भी बकौल आपके जी जितनी हमें गंदम मिली है उसमें डॉक्यूमेंट्स में वो गंदम आई, उस डॉक्यूमेंट्स में उतना आटा तैयार हुआ उस गंदम के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो आटा मार्केट में गया, वो सारा कुछ गया, एक एक वहाँ पे सरकारी अफराद के भी साइन मौजूद थे। ठीक है। कहता फिर हमें किसी जगह से पता चला कि एक काम करें, अगर ये 100 मन गंदम या 100 टन गंदम आटा बनाते हैं तो इनका जो मीटर है वापडा का मीटर वो इतना चलेगा। ठीक है। उसने कहा सिंपल साहब उस मीटर को चेक करें। लेकिन उन्होंने जब मीटर चेक किया तो मीटर हाफ गंदम जितना भी नहीं चला हुआ था। अच्छा। तो पता ये चला कि जनाब सारा माफिया मिला हुआ है और गंदम उस वक्त सबसे ज्यादा जाती थी अफगानिस्तान, जी जी, बड़ी महंगी जाती थी, जी। बलोचिस्तान बहुत महंगी जाती थी, KPK बहुत महंगी जाती थी, इवन सिंध तक जाती थी। तो अब भी मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और गई हुई है। ये कोई ऐसी चीज़ें तो आई नहीं। यहाँ पे जो सैलाब आया, सैलाब में भी जो गंदम हमें नज़र आई वो नज़र आई, लेकिन वो इतनी नहीं थी जितनी कही जा रही है। ये गंदम गई है कहीं, और जहाँ गई है और जो लेके गए हैं वो इतने तगड़े हैं कि वो इस सारी चीज़ों को रोक लेंगे। नहीं, ये गोदामों में गई है या बाहर गई है? ये बाहर गई है। अच्छा भाई बाहर गई है, गोदामों में भी गई है, तो यहाँ से निकल के तो बाहर गई है ना। अगर आज गंदम का बहरान है, अगर आज रोटी महंगी है, अगर आज आटा महंगा है, अगर आज 15 किलो का आटे का तोरा जो है वो उस कीमत में मिल रहा है जिस कीमत में कोई सोच नहीं सकता था। मुझे आज वो याद आ रहा है कि हमारे एक हुक्मरान ने कहा था KPK में खड़े होके कि मैं ये कपड़े बेच दूंगा लेकिन आटा सस्ता दूंगा। कपड़े साढ़े बेच देते ने, कपड़े अवाम के बेच दिए, अवाम ने कपड़े बेच दिए अपने, और अवाम उस कपड़े बेचकर आटा ढूंढ रही है। ये आलम हो गया है। और हम यहाँ पे बैठ के ना हम करते हैं कि फलां जगह पे फलां बिल मंजूर हो गया, क्या कहना है इसमें? ये इसका एहतसाब कौन करेगा? क्या इसका नैब पकड़ेगी इसको, इसके मुल्ज़म को? मेरे पास आज एक स्टोरी थी, कल करेंगे इंशाल्लाह, वो आपको दिखाएंगे, मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाऊंगा कि कितने अरबों रुपए का फ्रॉड है। ये सिंध की स्टोरी है। तो मैं तो पता चला है कि उसमें भी कुछ लोग कमाल कर गए हैं। कमाल तो कर गए, और इसमें भी कमाल है। पकड़े ना, नैब का काम है आज इसको पकड़ लेना, पकड़ ले उन लोगों को। अगर वाकई ये गई है, अगर ये गई है तो फिर पकड़ना चाहिए, गिरफ्त में आना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये नहीं गई, अगर ये नहीं गई तो फिर सवाल उठता है फिर बहरान क्यों है? बहरान क्यों है? बिल्कुल। फिर ये कैसे क्यों बहरान है? क्या आप, मैं या आम आदमी जो है जिसको एक वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, क्या वो 6-6 रोटियां खाना शुरू हो गया? क्या यहाँ पर हर जगह तंदूर खुल गए, आओ 6-6, 7-7 रोटियां दे, और यहाँ पर तो लोगों को रोटी नसीब नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे रान साहब आप ठीक कह रहे हैं, और ये इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात के बाद बाकायदा एक्शन भी होना चाहिए। हम हर साल इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, यही बातें हो रही होती हैं, ऐसी ही रिपोर्ट्स मिलती जुलती आ रही होती हैं, और फिर अगले साल का इंतज़ार करते हैं, अगले साल भी वैसे ही कुछ हो रहा होता है। साकिब साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की बात की, और 5 अगस्त की बात हो रही है, एहतजाज किया जाएगा, फिर लॉन्ग मार्च की भी कुछ बातें हो रही हैं, जलसे की भी बातें हो रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि पुरानी फाइलें कुछ खुलना शुरू हो गई हैं। PTI के लिए आने वाले वक्त में क्या मुश्किलात आप देख रहे हैं? दूसरा ये जो इमरान खान रिहाई फोर्स वाला मामला था वो भी आईनी अदालत में गया है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जवाब जमा कराया। कुछ बैकफुट पे नज़र आई है KP गवर्नमेंट। अच्छा हमजा साहब, एक तो मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूँगा, वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब थे निगरान वज़ीर आज़म जी। तो जब उनका वो दौर गुजर गया तो मई 2024 में जब 8 फरवरी इलेक्शंस हो चुके थे तो उस वक्त भी बहरान आया था, गंदम का बहुत शोर मचा था जी। कुछ नहीं हुआ। आज फिर हम जुलाई 2026 में उसी किस्म की बातें कर रहे हैं। तो अब आते हैं वो जो रिहाई फोर्स है, मुझे याद है ये 18 फरवरी 2026 की बात है। सोहेल खान अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले, रोस्टरम पे आए, बाहर जो मीडिया टॉक की तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी हम रिहाई फोर्स बनाने लगे हैं। मुझे याद है हमने उस दिन भी ये डिस्कस किया था, उसके बाद कई दफ़ा डिस्कस किया कि फोर्स का वर्ड आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके गले पड़ जाएगा। बल्कि जो शफी जान साहब हमारे प्रोग्राम में आते रहे और वो डिफेंड करते रहे, नहीं हम कर रहे हैं। अगर ये पार्टी थोड़ा सा डिस्टेंस कर रही थी, लेकिन
केपी गवर्नमेंट क्या नहीं हम कर रहे हैं, फिर एक बहुत आगे जाकर उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस किया कि नहीं फोर्स हम नहीं बना रहे। तो अब जो उस वक्त तक पटिशन फाइल हो चुकी थी, परसों जो है उस पर समाअत भी होने जा रही है, और अब दिफाई पोजीशन ली है केपी गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कैटेगोरिकली एक तो बात की है कि जी इमरान खान रिहाई फोर्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना कोई हमने ऐसी इस नाम से कोई चीज़ जो है वो कराई है। हमारी जो तहरीक पुरअमन है, गैर मुसल्ला है और रज़ाकाराना है, कोई ढांचा निजी मलेशिया कोई चीज़ जो है वो मौजूद ही नहीं है। यानी कि वही पोजीशन जो बनती थी बहरहाल उन्होंने ले ली है। 29 को अब उस पर आईनी अदालत इस मामले को देखेगी। दूसरी जो बात आपने की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 5 अगस्त को अनाउंसमेंट होने जा रही है कि लॉन्ग मार्च होगा। अब लॉन्ग मार्च अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, इन 2 महीनों में जो इम्कान है कि इसमें से किसी एक मंथ का जो है वो अनाउंसमेंट होनी है। तो यहाँ पे हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग पीटीआई के ये 2024 के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 3 एहतजाज हुए थे। मैं सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद का आपको डाटा देता हूँ। यहाँ पे एक जो एफआईआर है ना, ये थाना सेक्रेटेरिएट की जिना एवेन्यू पे, क्योंकि 26 नवंबर को लोग आए थे, 18,000 लोग हैं उसमें जो है मालूम है, और बाकी ना मालूम मिला के वो 18,000 लोग उन्होंने किए हुए हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारी एफआईआर हैं, उसमें हज़ारों में तो नहीं है लेकिन कई 100 लोग जो है वो उसमें रखे हुए हैं उन्होंने। बहुत सारे लोग इश्तिहारी भी हैं। पिंडी और इस्लामाबाद के 2.5 से 3 दर्जन एफआईआर्स हैं, उनमें कुछ के ट्रायल चल रहे हैं। वो ट्रायल्स आगे बढ़ सकते हैं तेज़ी में, और ख़ास तौर पर जो इश्तिहारी हैं उनके इश्तिहार निकाल के गिरफ्तारियां और ये मरहला शुरू हो सकता है जब पीटीआई एक्टिव होगी लॉन्ग मार्च के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, ये मरहला शुरू हो सकता है, मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।